हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बात करेंगे फोर्स के बारे में। और आज हमारा ही लेक्चर 2 है। ओके, लेक्चर 2। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले फोर्स से। ये फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? ठीक है, तो फोर्स बेसिकली ये होता है किसी चीज को ढकेलना या खींचना। इसको हम फोर्स कहते हैं बेसिकली। मान लीजिए एक सरफेस ऐसा है, ठीक है। इस सरफेस में एक वुडन ब्लॉक है। मान लीजिए एक ब्लॉक है ए, जिसकी 5 केजी मास है। ओके, अगर हमें इस ब्लॉक को यहाँ पर लाना है, कहा इस जगह में लाना है, तो हमें कुछ यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा? एक इंसान से या किसी से इसको खींचना पड़ेगा। ठीक है, इससे खींचना पड़ेगा, तभी ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें पुल करना पड़ेगा। ओके, तभी यहाँ पर आ सकता है। तो हमने कुछ यहाँ पर कुछ अप्लाई किया, जिस कारण ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आएगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। हमने क्या अप्लाई करा? फोर्स अप्लाई करा। ओके, अगर कोई इंसान यहाँ नहीं, इधर आके कहा यहाँ, यहाँ आके इसको पुश मतलब पुश करे, क्या करे? पुश करे, और इस डायरेक्शन में पुश करे और इसको यहाँ ले जाए, तो हम इसको क्या करेंगे कि हमने बोलेंगे कि ये इंसान इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। मतलब ये भी एक कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, तो बेसिकली पुश और पुल को ही हम फोर्स कहते हैं। ओके, चलिए, अच्छा, ये तो समझ गए हम कि पुश और पुल मतलब फोर्स होता है। मतलब फोर्स कभी होता है जब हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं। अच्छा, अच्छा, अब जब हम इसको पुश या पुल करेंगे, तो कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर किसमें है? रेस्ट पे है, मतलब इसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, रेस्ट पे है, ये बॉडी अभी क्या होगा? अब सेंस होगी, क्या करेगा? मोशन करना स्टार्ट कर सकता है। मोशन, मोशन करना स्टार्ट कर सकता है। ओके, ये एक फोर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक ब्लॉक को अगर वो रिस्ट पे है, उसको मूव भी करा, मोशन भी दे सकता है, और अगर मोशन में है उसको रिस्ट तक भी ला सकता है। ये भी है, वो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा रिटार्डेशन फोर्स, जो ब्रेक अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है? एक गाड़ी क्या होता है? मोशन में चलता रहता है। गाड़ी एक मोशन में रहता है, फिर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसको हम रिटार्डेशन फोर्स कहते हैं। क्या? रिटार्डेशन। इसमें हम क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं, अप्लाई ब्रेक। और क्या होता है? गाड़ी जो वेलोसिटी पहले v से, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए अल्फा से चल रहा है, वो अब फाइनली वेलोसिटी किस में आ जाता है? जीरो में आ जाता है, क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई करा। तो हम फोर्स से क्या कर सकते हैं? किसी चीज को रेस से मोशन में ला सकते हैं, और मोशन से रेस तक भी ला सकते हैं। दोनों हम कर सकते हैं फोर्स से। ओके, चलिए, ये तो समझ गए। अब थोड़ा सा बात करते हैं फोर्स की डेफिनेशन के बारे में। ओके, तो बेसिकली फोर्स क्या है? फोर्स कुछ नहीं है, जो मैंने बोला भी। फोर्स है पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट टू सेंस इट्स स्टेट। ओके, उसकी स्टेट को सेंस करने के लिए। अच्छा, सेंस स्टेट अभी मैंने बोला कि अगर वो रेस्ट पे है, तो उसको मोशन तक लाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मोशन में है तो रेस्ट को लाने के लिए, वाइस वर्सा दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, ये है बेसिक डेफिनेशन फोर्स के बारे में। ओके, चलिए, अब तो से बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। इसके बारे में टाइप्स ऑफ फोर्स।
टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्स में फोर्स जो है बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके बारे में क्लास 12 में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, जो दो चार्ज के बीच लगता है। किसके बीच? दो चार्ज के बीच। ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो बहुत ही जाना पहचाना सा फोर्स है, जो हम अभी खड़े हैं, हम अभी चल रहे हैं, खड़े हैं, बैठ रहे हैं, तो ग्रेविटेशन के कारण ही हो रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशन क्या होता है कि कोई भी चीज को अगर हम ऊपर अर्थ से ऊपर थ्रो करेंगे तो ये नीचे आएगा कुछ समय के बाद, इसको ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके। उसके बाद है न्यूक्लियर फोर्स। क्या न्यूक्लियर फोर्स? बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स किसे कहते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूक्लियस के बीच लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वगैरह इसमें बहुत ही स्मॉल स्मॉल फोर्स होते हैं ये लोग, न्यूक्लियर फोर्स। ओके। इसके बारे में हम बात करेंगे जब आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे, या मॉडर्न फिजिक्स। बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में हम पास के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम ज्यादा डिस्कस करेंगे केवल एक फोर्स को, वो है आपके ए फोर्स। कौन सा फोर्स? कंटेक्ट फोर्स। इसके बारे में खूब डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। कंटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं? जब दो बॉडी या कुछ दो बॉडी के बीच कंटेक्ट हो। क्या हो? कंटेक्ट हो, तभी हम कंटेक्ट फोर्स कहते हैं उसी फोर्स को, ठीक है। मान लीजिए ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक 2 है, इन दोनों के बीच ये जो कंटेक्ट हो रहा है, इसी को हम कंटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या फोर्स? कंटेक्ट फोर्स। ओके। कंटेक्ट फोर्स बेसिकली 3 प्रकार के अभी अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। एक जो लास्ट का है, जो ये स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे जब हम इसके लास्ट लेक्चर, या जब हम इनर्शियल फ्रेम कर लेंगे तभी स्प्रिंग फोर्स को भी देखेंगे। ओके। बेसिकली फर्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे जब हम एफबीडी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद टेंशन कराएंगे। ओके। टेंशन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको एक चैप्टर नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा फ्रिक्शन, उसमें हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ओके। और ये जो स्प्रिंग है इसके बारे में हम अभी नहीं करेंगे, अभी टाइम है इसके बारे में बात करने के लिए। अभी 2 और लेक्चर के बाद हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये है टाइप्स ऑफ फोर्स बेसिकली। ओके। तो हमने क्या क्या देखा? फोर्स का डेफिनेशन देखा, टाइप्स ऑफ फोर्स देख लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उसको जानिए। ए बॉडी, या इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्या है? कहते हैं न्यूटन 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 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है इसको। ओके। अब देखिए क्या होता है ये। एवरी बॉडी continues in states of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled by the some external force to sustain that state। इसका मतलब क्या समझे कि कोई भी एक ऐसा बॉडी, एक कोई भी बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है, हमेशा आराम से रेस्ट में ही रहना चाहता है। वो मेहनत नहीं करना चाहता, जैसे हम लोग हैं मेहनत नहीं करना चाहते, आराम से बैठे रहना चाहते। तो ऐसा ही है न्यूटन फर्स्ट लॉ कि हर बॉडी अपने स्टेट में, जिस स्टेट में है वो ऐसे ही रहना चाहता है। वो अपना दूसरा काम नहीं करना चाहते तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक कोई इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या है? कोई पुश या पुल इसमें ना हो, तब तक वो अपने स्टेट में ही रहना चाहता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम हमेशा स्लीप करते रहे, कुछ मेहनत न करें, हमेशा स्लीप में रहे, ठीक है। लेकिन सुबह आती है, मम्मी वगैरह आते हैं और हमको उठा देते हैं। हमारे जो स्लीप की पोजीशन है वो चेंज कर लेता है। उनके बाद खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, सब करना पड़ता है, ठीक है।
मतलब जिस एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये एक्सटर्नल फोर्स कौन होता है? मोम होता है, जो हमको उठाता है। उठाने के बाद हमें अपना सेंस जो स्टेट है उसको सेंस करना पड़ता है। सेम ऐसा ही होता है वो एक हर कोई बॉडी में, ठीक है। वो अपने स्टेट में ही रहना चाहता है जब तक वो इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है, तब तक वो रहना चाहता है अपने आप, ठीक है। चलिए इसको एक ब्लॉक से समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए कि अगर हम ऐसा एक ब्लॉक है, तो इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था यहाँ पर, ये इस पॉइंट को नोट कीजिएगा थोड़ा। क्या एफ नेट इसमें जीरो होता है, ठीक है। एफ नेट जीरो होता है। ये एफ नेट जीरो क्या होता है इसमें इसमें तो देखिए उसको जरा बताते हो। मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस है, क्या एक सरफेस है, ऐसा एक सरफेस है। इस सरफेस में एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। नामकरण कर लेते हैं ए 5 kg का, ठीक है। ओके, एक आदमी आया, कलर सेंस कर लेते हैं आदमी का। एक आदमी है, ठीक है, क्या एक आदमी, ये आदमी इसको इस डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स कर रहा है, एक फोर्स दे रहा है F1। इतना फोर्स ये इसमें अप्लाई कर रहा है, इसमें ब्लॉक में, ये क्या है, एक ब्लॉक है, ओके। अब क्या कर रहा है, एक और एक इंसान है, ठीक है, ये मैन वन है, ठीक है। और एक इंसान है जो क्या कर रहा है, सेम फोर्स इतना ही F2 इस पे अप्लाई कर रहा है, इस पे, किसमें, इस ब्लॉक पे F2। और क्या कंडीशन है कि F1 और F2 बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर फोर्स है, ओके। और इसके कारण क्या हो रहा है, ये मैं प्रूव कर दूंगा कि ये हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉक टू मूव नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का फोर्स बराबर है। अच्छा, कैसे बराबर हुआ, तो देखिए ब्लॉक टू मूव नहीं हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो हमें पता है क्लास 9 से, चलिए अच्छी बात है। अगर एक बॉडी मूव नहीं कर रहा है, बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, x जीरो हो गया, अच्छी बात है। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी कितना होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो डिफरेंस जीरो। अच्छा, फिर dv बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी को डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ओके। अगर dv बाई डी अगर v जीरो है, ठीक है, वेलोसिटी जीरो है, तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा फिर से। तो एक्सेलरेशन भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। तो यहाँ से क्या पता चला कि इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ है वहाँ है, ब्लॉक ब्लॉक तो मूव नहीं हो रहा है, ओके। तो मतलब एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन इज जीरो, ओके। तो इस इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि फोर्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू जीरो। मास तो 5 kg है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, मतलब इसमें फोर्स क्या लग रहा था, F1 इसमें फोर्स लग रहा था F1, ओके, और F2,
ठीक है, तो वो फोर्स लग रहा था F1 F2, और ये क्या हो रहा है, ये जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे दिख क्या रहा है F1, तो हमने क्या प्रूव किया, F1 F2 क्या बराबर है, लेकिन है बराबर है, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ना कि F1 इज माइनस ऑफ F2, लेकिन क्या दोनों इक्वल है, लेकिन क्या है डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन इक्वल, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ये वाला चीज लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि F जो नेट होता है, F नेट जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, जीरो होता है। और इसी को मैंने अभी लिखा था इसमें, ये अभी मैंने यहाँ पर लिखा था, ये चीज, ये F नेट जीरो होता है, और उसको मैंने प्रूफ भी करा यहाँ पर कि F नेट जीरो होता है। ठीक है, तो क्यों जीरो हुआ, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या होता है, बॉडी मूव नहीं करता है, वो बॉडी मूव कभी नहीं, क्यों नहीं करेगा, फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो बॉडी मूव कब नहीं करेगा, जब दो इंसान एक ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तब बॉडी तो मूव करेगा ही नहीं ना। ठीक है, तब क्या होता है, एफ ने जीरो होता है। ओके, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि हमारे जो गाड़ी वगैरह चलता है, ठीक है, और हम गाड़ी में जाते हैं तो जब अचानक बस में ब्रेक अप्लाई होता है तो हम पीछे आ जाते हैं। तो ये है कि हम गाड़ी चल रहा था, ठीक है, अच्छा गाड़ी चल रहा था, हम गाड़ी के मौसम में जा रहे थे, आराम से जा रहे थे, फिर गाड़ी ने ब्रेक अप्लाई किया, अपना क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, जिस फोर्स के कारण हम पीछे आए। ठीक है, अपना हमने क्या किया, अपने सेंस जो स्टेट है उसको सेंस करा, तो ये हो रहा है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। ठीक है, ओके, एक्चुअली हम जो आगे जा रहे थे, जो जो गाड़ी मोशन हो रही थी, गाड़ी के मोशन में हम जा रहे थे, उसके बाद जो, क्योंकि वो इनर्शिया लग रहा, इनर्शिया के कारण ऐसा होता है। ठीक है, क्लास 9 में पढ़े होंगे ये सब, तो अभी डिटेल्स में हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सब बेसिक समझना है। और एफ ने जीरो होता है, ये चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, और मैंने प्रूफ भी करा कि एफ ने जीरो क्यों हो रहा है। ठीक है, ये रहा, दोनों फोर्स का सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ओके, चलिए, अभी तो ये समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे लॉ के बारे में, इसके न्यूटन साहब के। तो न्यूटन साहब के दूसरा लॉ है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें ये बात क्या गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी टेक्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें ये बोला गया है कि जो मोमेंटम होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है एक बॉडी का, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी, जो बॉडी में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, और जो बॉडी है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन वो ले लेता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं कि फोर्स जो है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp बाई dt है। अरे यार sorry, फोर्स क्या है, फोर्स है आपका डी, फोर्स है dp बाई dp बाई dt, ये क्या है, फोर्स है। ओके, और p क्या होता है, p होता है मोमेंटम, p होता है मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, सो p का हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टी मास इनटू वेलोसिटी, और मास तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और dv बाई dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, dv बाई dt क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ से ये रिलेशन बनता है कि F इज इक्वल टू एम ए, कहाँ से, यहाँ से कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। ये F इज इक्वल टू ए, जो हम फोर्स इज इक्वल टू मा कहते हैं ना, तो एक्चुअली F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी, ठीक है, उससे बनता है क्या, F इक्वल टू ma, ठीक है, इससे बनता है F इक्वल टू ma, ओके। और ये थे डिराइवेशन, कभी कभी 2 मार्क में, 2 मार्क आपके जो ये CBSE के बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड मतलब जो 11 का फाइनल एग्जाम होता है, उसमें कभी कभी पूछा गया है, पूछा जाता है कभी भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यूटन लॉ के कुछ, न्यूटन जो सेकंड लॉ मिला उससे फोर्स का डेफिनेशन मिल गया हमें, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसके ऊपर कुछ बात करते हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी मतलब जनाब के पास क्या क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा, क्या होगा, डायरेक्शन होगा, साथ ही साथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ओके। अच्छा जी, ये समझ में आ गया। अब ऐसा ही नहीं बात करते हैं, तो न्यूटन का मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है फोर्स का, ठीक है। और जो क्या होता है केवी, सॉरी केजी मीटर पर एक स्क्वायर, ओके, ये होता है, ये इसका ऐसा यूनिट है, क्या ऐसा यूनिट, ठीक है। इसका सीजीएस यूनिट होता है डायन, ठीक है, और डायन मतलब उडायन नहीं, ठीक है, डायन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होता है, ठीक है। कभी कभी इंपॉर्टेंट है, कभी न्यूमेरिकल वगैरह में सॉल्व होने में ये यूज होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिसको हमें जानना जरूरी है जब हम इसको करते हैं, ओके। और इसके बाद कोई इतना खास जानने की जरूरत नहीं है इस पे, ठीक है। और न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से मेरे हिसाब में ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जेई मेन और जेई मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ओके। क्या, ये सब मतलब कि फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। इसके बाद ये असाइनमेंट वगैरह कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी कभी, ओके। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी है जिसका मास गिवन है 5 kg, ओके। वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है उस बॉडी में, ओके। बोलिए एक्सीलरेशन कितना होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए सॉल्यूशन, तो लिखना है गिवन, गिवन क्या क्या है, मास गिवन है 5 kg, ओके। फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, ओके। और पूछा गया कि एक्सीलरेशन बताइए कितना होगा, एक्सीलरेशन तो हमें पता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। सो यहाँ से अगर हमें पूछा गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो होता है फोर्स अपन मास, तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, लिखिए 10 न्यूटन, मास 5 kg, तो एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमें, क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का वैल्यू, ओके। इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन इजी में या नीट में नहीं आएगा, बोर्ड वगैरह में कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। इजी ऐसे ही ले लिया सीधे नंबर के। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, और बात करते हैं हम जो हमने टाइप्स ऑफ फोर्स बताया था, उसमें हमने बताया था कुछ ये टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने बताया था आपको, कॉन्टेक्ट फोर्स में नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है, उसके बताया था मैंने टेंसिल फोर्सेस, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन है ये दोनों हम बाद में करेंगे, ओके, ये दोनों बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं हम नॉर्मल और टेंशन फोर्स के बारे में, ओके। चलिए फ्रिक्शन फोर्स तो हम पूरा एक चैप्टर से करेंगे पूरा, ठीक है। अब बताएं नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है perpendicular to the contact surface in such a way it tries to compress the body,
ये कहता है एक कॉन्टेक्ट सरफेस में परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे कोई कॉन्टेक्ट सरफेस है, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, ये नॉर्मल लगेगा और ये क्या करेगा, इस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। ओके, और ये परपेंडिकुलर लगता है। ओके, तो मान लीजिए हमारा ये एक बॉडी है। ठीक है, इसमें एक फोर्स लगता है नीचे, क्या, mg, जो धरती माता लगाती है, mg। ठीक है, m क्या है, मास ऑफ बॉडी। ओके, m मास ऑफ बॉडी। अब देखिए इसके ऊपर इस mg क्या है, एक ऐसा mg को प्लेस करने के लिए एक फोर्स लगाता है n, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ये वाला नॉर्मल फोर्स n। n क्या है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ओके, और ये नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा है, देखिए इस बॉडी को ऊपर खींच रहा है, मतलब कि ये ट्राई टू कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इसको कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, और देखिए परपेंडिकुलर लग रहा है ना, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऐसे लग रहा है, कोई एंगल बना के नहीं लग रहा है, एकदम सटीक 90 डिग्री बना के, एकदम 90 डिग्री एंगल बना के लग रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको कहते हैं हम क्या, नॉर्मल फोर्सेस। क्या, नॉर्मल फोर्सेस। ओके, चलिए बात करते हैं टेंशन फोर्स के बारे में। बेसिकली टेंशन फोर्स जानने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना है कि, अच्छा एक चीज रह गया नॉर्मल में, कि मान लीजिए ये एक बॉडी है। ओके, और इसके कांटेक्ट में और एक बॉडी है। ओके, ये मान लीजिए बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ए बॉडी बी पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा 90 डिग्री में, सेम सेम काम बी भी करेगा। बी भी क्या करेगा, इस पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ओके, दोनों एक साथ लगेंगे, नीचे तो लगेगा ही, नीचे अगर mg लग रहा है तो नीचे ऊपर एक नॉर्मल तो लगेगा, इसमें भी लगेगा mg, तो ऊपर एक नॉर्मल लगेगा। लेकिन इन दोनों की बॉडी में ये जो ब्लॉक है, ये दोनों भी अपने एक दूसरे को एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, अप्लाई करेगा। ओके, ये पॉइंट रहेगा था ना। अब देखिए, अब कहते हैं हम टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स किसे कहते हैं, टेंशन फोर्स मतलब जो फोर्स हमें टेंशन करे, अरे नहीं ऐसा नहीं। टेंशन फोर्स कहाँ लगता है, देखिए मान लीजिए ये एक ब्लॉक है ए। ठीक है, एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक है बी, दोनों एक सरफेस में रखा गया है। ओके, जब हम इसको एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस फोर्स के कारण इस स्ट्रिंग में क्या होगा, एक टेंशन जनरेट होगा। क्या, टेंशन, जो मतलब एक फोर्स जनरेट होता है, फोर्स जनरेट, एक फोर्स जनरेट होता है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं क्या, टेंशन फोर्सेस। क्या, टेंशन फोर्स। ओके, और जो टेंशन फोर्स होता है उसकी जो, अच्छा एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, जो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा स्ट्रिंग के एलोंग होता है, और ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। देखिए टेंशन दिख रहा है, यहाँ पर टेंशन लगेगा। ठीक है, टेंशन कहाँ लगता है, जो स्ट्रिंग के एलोंग लगता है। तो लिखिए टेंशन, टेंशन डायरेक्शन is always along the string, along the string। ओके, और ये क्या करता है, ट्राई टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या क्या करेगा, स्ट्रिंग के लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। ओके, चलिए ये तो होंगे समझ गए क्या, टेंशन फोर्स। ठीक है, जब किसी ऐसा दो बॉडी, अगर दो ब्लॉक अगर जुड़े हो और एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, अगर किसी एक बॉडी को भी एक फोर्स मिल गया एफ न्यूटन, तो इसके कनेक्ट में जो स्ट्रिंग हुआ इसमें टेंशन, एक फोर्स जनरेट होगा, और उसी फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। ओके, और ये क्या था, स्ट्रिंग के एलोंग लगता है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऐसा है तो यहाँ पर ही टेंशन लगेगा, ना कि ऊपर या नीचे। ओके,
चलिए अब बात करते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। ओके, एफबीडी, इन शॉर्ट इसको एफबीडी कहते हैं। ओके, तो देखिए एफबीडी क्या होता है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, इससे फोर्स को एनालाइज करेंगे। क्या एनालिसिस, फोर्स की एनालिसिस करेंगे। ओके, कौन से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जो फोर्स बॉडी में एक्सटर्नली लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई इंटरनल फोर्स की बात नहीं होगी, ठीक है। इंटरनल फोर्स नहीं होगा। ओके, ओनली इंटरनल फोर्स, ये नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स की बात इवन नहीं करेंगे, केवल एक्सटर्नल फोर्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, इस सरफेस में ए और मास इसका m। ओके, तो देखिए अगर हम इसका एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, और मान लीजिए इसको एक फोर्स लग रहा है इसे F न्यूटन। ओके, कितना F न्यूटन, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो देखिए एफबीडी ऑफ ब्लॉक, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ब्लॉक है। क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। तो ये ब्लॉक मास m होगा, तो नीचे धरती माता खींचेगी इसको, किससे, mg से। अच्छा, और धरती माता mg से खींच रही तो ऊपर एक नॉर्मल भी लगेगा। नॉर्मल क्यों लगता है, अगर देखिए कॉन्टेक्ट सरफेस में है ना दोनों, तो एक नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल लग रहा है, ये नीचे ऊपर n, ठीक है। और एक फोर्स अलोंग x एक्सिस लग रहा है जो है F, ठीक है, क्या है, F। ओके, तो तीन फोर्स लग रहा था, एक तो mg लग रहा था F न्यूटन, एक तो mg लग रहा था नीचे धरती माता, ऊपर नॉर्मल लग रहा था, साइड से जो फोर्स लगा रहे थे उसको लग रहा था, ठीक है। ये हमने एफबीडी से एनालिसिस किया, इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन डायग्राम से कैसे दिख रहा था, केवल एक ही फोर्स लग रहा था F न्यूटन, लेकिन हमने फोर्स को एनालिसिस किया किससे, फ्री बॉडी डायग्राम से, एफबीडी से, किससे, एफबीडी से। और क्या दिखा दिया कि हमारे एक नहीं तीन तीन फोर्स था, एक तो नीचे mg लग रहा था धरती माता, ऊपर नॉर्मल लग रहा था, और एक तीसरा ये फोर्स F जो हम एक्सटर्नली एक्ट करा रहे थे इसमें, ठीक है। चलिए एफबीडी समझ गया, ठीक है। चलिए एफबीडी बना के देखते हैं। ओके, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ द एफबीडी ऑफ ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए अर्थ, एक इंसान का एफबीडी बनाइए जो अर्थ में खड़ा हो। मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ओके, अर्थ, इसमें एक जनाब खड़ा है, कौन, एक इंसान ऐसे खड़ा है, ठीक है। अब बोलिए इसका एक मास भी होगा, एक मास होगा, मास मान लीजिए कैपिटल M, इतना इसका मास है। ओके, अब इसका अगर एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, एफबीडी ऑफ मैन, ठीक है। तो मैन को इतना थोड़े बनाएंगे, तो ऐसे मान लीजिए बॉक्स, मान लीजिए ये मैन है हमारा, इसका मास है m kg, तो m है तो नीचे एक धरती माता खींचेगी कितने से, इसकी मास इनटू ग्रेविटी की वैल्यू से mg से, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर एक नॉर्मल भी लगेगा, नीचे एक फोर्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल भी लगेगा एक, जरूर 90 डिग्री में। अच्छा, तो नॉर्मल लगेगा एक n, कितना n, और कोई फोर्स है नहीं, एक ही, ये दो ही फोर्स है, तो ये हो गया मैन का एफबीडी, ठीक है। अगर हम इस मैन को यहाँ पर कुछ फोर्स F लगाते तो एक फोर्स यहाँ जरूर लगता, नहीं था तो नहीं लगता। ओके, तो हो गया एफबीडी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में। ओके, न्यूटन का थर्ड लॉ ये आता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या, एवरी बॉडी, एवरी, अब अब बात करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में, इसके न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में।
टू एवरी एक्शन देयर इज टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ऑपोज एंड इक्वल रिएक्शन। हर एक्शन का एक ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है, ठीक है। ओके, मान लीजिए एक बॉडी है, इसमें हमने कुछ एफ फोर्स लगाया, तो ये वही बॉडी भी हमें इतना ही सेम फोर्स एफ फोर्स हमें भी लगाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि दोनों डिफरेंट बॉडी होना चाहिए। एक ही बॉडी में, ठीक है, एक ही बॉडी में हम ऐसा नहीं कर सकते, दो बॉडी होना चाहिए, ठीक है। ये बॉडी अगर इसमें एफ फोर्स लगा रहा है तो ये दूसरा बॉडी इस पे एफ फोर्स लगाएगा। एक बॉडी में ऐसा नहीं हो सकता, दो बॉडी होना जरूरी है, ठीक है। और इनकी क्या होना चाहिए, नेचर जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। नेचर सेम मतलब दोनों ऐसा होता है कि एक इंसान हो, एक मैन हो और दूसरा कोई सार्स हो, इसमें नहीं होगा, ठीक है। दोनों को क्या होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों की मैग्नीट्यूड 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 बराबर आना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। ओके, और दूसरी बात, डायरेक्शन जो होगा इसका, डायरेक्शन वो भी ऑपोजिट होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में दोनों नहीं लग सकता, ठीक है। मान लीजिए एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स मेस भी ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट फोर्स, दोनों सेम से नहीं लग सकता। अगर ऐसा हो, एक फोर्स ऐसा और दूसरा फोर्स भी ऐसा, तो ये नहीं होगा। ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। थोड़ा इसको समझते हैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल से। हम बहुत बार ट्राई करते हैं, क्या करते हो, एक वॉल होता है, वॉल वॉल में क्या करते हैं हम, क्योंकि क्या पुशअप वगैरह करते हैं, तो ये इंसान नहीं है, ये क्या करता है, यहाँ पर इसको फोर्स करता रहता है F1, तो वॉल भी इसको एक फोर्स अप्लाई करता है F2, ठीक है। तो और दोनों बराबर होता है, F1 बराबर F2, ठीक है। ये कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। जितना फोर्स मैन लगा रहा है, जितना फोर्स मैन वॉल पे अप्लाई कर रहा है, सेम फोर्स वॉल भी मैन में उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये न्यूटन थर्ड लॉ होता है, ओके। तो आज हमने क्या समझा, न्यूटन के सारे लॉ, ऑल लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। न्यूटन साहब के सारे लॉ पढ़े जो उन्होंने हमें बताया, ठीक है। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल भी लिखे, फिर हमने एफबीडी बनाया, ठीक है। एफबीडी सीखा भी, मजा आया, अच्छा लगा, ठीक है। तो आज हमने क्या नहीं किया, न्यूमेरिकल नहीं किया, न्यूमेरिकल नहीं करा। तो नेक्स्ट वीडियो में केवल न्यूमेरिकल वीडियो आएगा, ठीक है। उसमें सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और वो लेक्चर 3 होगा हमारा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें रिवाइज करके आइएगा, और न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मजा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए अच्छी तरह रहिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और क्या चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक वगैरह कीजिए, शेयर वगैरह कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।